अभी जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं इसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर एक भाग आता है यूरिनरी सिस्टम या रिनल सिस्टम या किडनी का सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स आ सकते हैं। आपका एक्सक्रीटरी, आपका पसीने का निकलना भी एक्सक्रीटरी है ना? और उसी में से एक आपके शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए हमारा रिनल सिस्टम यानी कि किडनी का सिस्टम काम करता है, उसको भी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में ही ले लेते हैं। हिंदी में से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक, इसके अंदर किडनी और नेफ्रॉन की कहानी है। इस कहानी को समझेंगे क्या करते हैं। तो शुरुआत वहां से होती है जब हार्ट के पास इम्प्योर ब्लड आता है और हार्ट उसको प्योर करने के लिए कहां भेज देता है? लंग्स के पास भेज देता है ना। और लंग्स उसमें क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है और ऑक्सीजन डालकर दोबारा से हार्ट को भेज देता है। हार्ट उसी ब्लड को फिर से पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर देता है। ठीक है, तो हमने वहां से कहानी छोड़ी थी और कहानी यहां से शुरुआत होती है कि हार्ट से अरोटा निकलता है और अरोटा पूरी बॉडी को प्योर ब्लड की सप्लाई कर देता है। और वहीं से हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा था कि हमारी एक आर्टरी जो अरोटा से निकलती है वो रिनल आर्टरी कहलाती है, जो किडनी को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है ना। तो यहां पर मैंने आपको RA लिखा हुआ है। RA मतलब यहां से हमारी कहानी शुरू होगी, यहां से कहानी शुरू होगी जो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में छोड़ी थी, है ना। ये रिनल आर्टरी आई, अरोटा से निकली होगी, अरोटा से एक आर्टरी निकली जिसको हम रिनल आर्टरी कहते हैं और जो किडनी को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। अब ये अंदर तो जा रही है, ये आप देख रहे हैं कि इसका सर्कुलेशन नीचे जा रहा है और इसके एरो जो बने हुए हैं अंदर की तरफ बने हुए हैं, यानी कि किडनी को प्योर ब्लड की सप्लाई हो रही है। अब किडनी के अंदर क्या होगा? तो किडनी इसको दोबारा से फिल्टर करेगी। दोबारा से फिल्टर करेगी किसका मतलब कि ब्लड को दो जगहों पर फिल्टर किया जाता है। ब्लड को दो जगहों पर फिल्टर किया जाता है। पहली जगह पर उसके अंदर से केवल गैसेस को आदान प्रदान करते हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है जो कि हमारे लंग्स में है। मैंने बताया था कि एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। मैंने ये नहीं कहा था एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स है। उसमें से आपके नाक के थ्रू कोई आपका ना यूरिया निकलेगा, ना यूरिक एसिड निकलेगा, ना क्रेटिनाइन निकलेगा, ना बिलिरुबिन निकलेगा, ना बिलिरुबिन निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। केवल क्या हो रहा है वहां पर? एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब जो गैस मेरे लिए लाभदायक नहीं है, ब्लड के लिए लाभदायक नहीं है, उनको हम बाहर निकाल देते हैं। तो क्या केवल हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं? नहीं, हम साथ में नाइट्रोजन को भी बाहर निकालते हैं। जितने परसेंट हम नाइट्रोजन को अंदर लेते हैं, क्योंकि इस वातावरण में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन है ना। और वो नाइट्रोजन भी हमारे शरीर के अंदर जाती है और नाइट्रोजन सेम उतने ही रेशियो में बाहर आ जाती है जितने रेशियो में अंदर जाती है, क्योंकि उसका कोई भी हमारे शरीर के साथ मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। तो यानी कि जितने परसेंट नाइट्रोजन बॉडी के अंदर जाती है उतने ही परसेंट बाहर आ जाती है, उसको कोई लेना देना नहीं है शरीर के साथ। लेकिन क्योंकि हम गैस ले रहे हैं तो उस गैस के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी चीजें हैं, लेड है, वो पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन भी अंदर जाएगा, है ना। तो जो भी चीजें हमारे वातावरण में हैं वो हमारे एंटर करती हैं, कुछ चीजें उसी में रह जाती हैं और जो हमारे कुछ चीजें बाहर आ जाती हैं। जैसे लेड वगैरह अंदर रह जाता है, सिलिकॉन अंदर रह जाता है, पॉल्यूशन अंदर रह जाता है, हमारे लंग्स को खराब कर देता है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? ऑल टोटल मिलाकर एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुए। लेकिन ब्लड यहाँ पर फिल्टर केवल गैसेस के रूप में होगा, यानी कि ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गई, ऑक्सीजन आ गई, फिल्टर हो गया, इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। क्या बोलेंगे? अब मेडिकली टर्म में इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जो हम बार बार बोलते थे प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, अब हम उसे प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड नहीं कहेंगे। आज के चैप्टर के बाद हमारे जो वेन्स हैं उनके अंदर प्योर ब्लड होता है और आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दोनों में फर्क है, यहां से समझना कि हमारे वेन्स के अंदर प्योर ब्लड होता है और आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो वेन्स के अंदर क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बावजूद वह प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड कैसे? उसके अंदर
केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है, बाकी तो कुछ नहीं है। लेकिन जो डीऑक्सीजन, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसके अंदर ऑक्सीजन है, लेकिन साथ में उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स भी हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? आपका यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनाइन है, ये सब चीजें कहां पर हैं आपके? हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? हमारी किडनी के अंदर जाएगा। अब किडनी इसको इस्तेमाल करती है। किडनी के अंदर छोटे छोटे सेल हैं, हर सिस्टम के अंदर छोटे छोटे सेल होंगे। उन सेल में से किडनी की सबसे छोटी सेल जो है, सबसे बेसिक यूनिट क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ये किडनी की सबसे बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है। सबसे छोटी इकाई है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जो कुछ भी होगा इस नेफ्रॉन में होगा। अगर ये नेफ्रॉन ठीक से फिल्टर नहीं करेंगे तो हमारा ब्लड फिल्टर नहीं होगा। ब्लड के अंदर आप जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पीते हैं, आप अच्छी चीजें पीते हैं, आप बेकार चीजें पीते हैं, आप अच्छी चीजें खाते हैं, आप बेकार की चीजें खाते हैं, ये सब आपका जब डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद ये बॉडी के अंदर जाता है। बॉडी के अंदर मतलब कि ब्लड के अंदर जाता है, और ब्लड के अंदर जाने के बाद लिवर के अंदर जाता है। लिवर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लिवर के साथ डिस्ट्रीब्यूट तो कर देता है, लेकिन उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में कुछ टॉक्सिन्स भी बनते हैं, जिनको बाहर निकालने की जिम्मेदारी हमारी किडनी की होती है। तो मेन अगर हम बात करें कि मेन ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करती है? हमारी किडनी करती है। किडनी के अंदर एक छन्नी लगी हुई है, जैसे चाय को छानते हैं ना हम लोग, चाय को छानते हैं, आटे को छानते हैं, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर भी एक छन्नी लगी हुई है, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा आपको। तो हमारी बॉडी से बेसिक एलिमेंट्स को, टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, जैसे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, किसी पेशेंट के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, और शरीर को जब ये लगे कि ये ग्लूकोज की मात्रा के बढ़ने से हमारा ब्लड गाढ़ा हो सकता है, हमारे ब्लड में कोई दिक्कत आ सकती है, बॉडी में कोई दिक्कत आ सकती है, तो उस ब्लड को क्या करती है? किडनी के थ्रू बाहर निकालना शुरू कर देती है। क्योंकि बॉडी के अंदर बढ़ेगी तो दिक्कत होगी, अब बॉडी के अंदर बढ़ेगी तो वो नुकसान करेगी। हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, बीपी की आ सकती है, यूरिक एसिड बढ़ सकता है, कुछ और हो सकता है, मस्कुलर पेन आ सकता है, वीकनेस आ सकती है। तो उस कंडीशन में बॉडी क्या करती है? उसको यूरिन से बाहर निकाल देती है। जो चीजें शरीर को नहीं चाहिए और वो ब्लड में है, जो चीजें शरीर को नहीं चाहिए और ब्लड के अंदर घूम रही हैं, तो बॉडी उस ब्लड को फिल्टर कर किडनी के थ्रू उन चीजों को बाहर निकाल देता है। जैसे हम एक्स्ट्रा विटामिन सी की गोलियां खा लेते हैं, विटामिन ई की गोलियां खा लेते हैं, कैल्शियम खा लेते हैं, कुछ और विटामिन खा लेते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि विटामिन सी की गोलियां खाएंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जरूरत से ज्यादा विटामिन सी खा रहे हैं तो वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, यानी कि बॉडी को नहीं चाहिए तो वो यूरिन उसे बाहर निकाल देगा। ऐसा कोई भी चीज है जो बॉडी के अंदर आपने एक्स्ट्रा खा ली है और उसको बॉडी को लगता है कि ये जरूरत नहीं है, तो आपके यूरिन के थ्रू उसको बाहर निकालना शुरू कर देगा। ठीक, और इसी से हमें जब हम यूरिन का सैंपल देते हैं लैब में, उस सैंपल को देखकर ही हमें लैब टेक्नीशियन बताता है कि आपके यूरिन में ये चीजें आ रही हैं, ये चीज आ रही है। तो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा आने लग जाती है तो तुरंत आपको सचेत करता है कि आपका शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा आ रही है, इसका मतलब ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर आपके यूरिन के अंदर आरबीसी आने लग जाए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रखा है, आरबीसी नहीं आनी चाहिए। आपके ब्लड, आपका यूरिन अगर रेड कलर का आ रहा है, आरबीसी आ रही है तो नहीं आनी चाहिए। पस सेल्स आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं इंटरनल इन्फेक्शन हो चुका है। तो केवल यूरिन के सैंपल को लेकर यूरिन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, पस सेल्स को देखकर ही तो बोलते हैं यूटीआई हो गया इनको, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया इनको। तो यूरिन के अंदर जो सैंपल है उसको देखकर पता लगाते हैं कि यूरिन में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। तो यूरिन में जो चीजें आएंगी इसका मतलब बॉडी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, यानी कि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं खराबी है। यूरिन के अंदर सोडियम आ रहा है तो यानी कि कहीं ना कहीं सोडियम गड़बड़ चल रहा है बॉडी के अंदर, है ना, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पोटेशियम है तो पोटेशियम ज्यादा हो रहा होगा तो यूरिन के अंदर बाहर आ रहा है। आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है यूरिन के अंदर तो यानी कि शुगर अंदर बढ़ रही है, बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब बॉडी की किडनी के ऊपर वर्कलोड बढ़ता चला जा रहा है, उस वर्कलोड को हमें कम करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ समय तक तो निकाल रही है और उसके बाद वो निकालना भी बंद कर देगी।
निकालना बंद कर देगी तो कहाँ अल्टीमेटली कहाँ असर होगा, ब्लड के अंदर घूमेंगी वो चीजें, और जब ब्लड के अंदर घूमेंगी तो वही आपको डैमेज करेंगे, हार्ट को, लिवर को, किडनी को, पैंक्रियास को, सबको डैमेज करती हुई चली जाएगी। तो एक्चुअल में ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है, एक्चुअल में जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो किडनी के अंदर ही होता है। यानी कि जो चीजें बॉडी को नहीं चाहिए और वो ब्लड में है, उनको वो किडनी के थ्रू, यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देगा। तो ये ब्लड अंदर गया किडनी के अंदर, इसको बोलते हैं रिनल आर्टरी। क्या बोला? रिनल आर्टरी बोला हमने। रिनल आर्टरी जैसे ही किडनी के अंदर जाती है तो एक जगह है, इसका नाम है हाइलम। हाइलम जो है एक किडनी के अंदर जगह है जहां से रिनल आर्टरी अंदर जाती है, रिनल वेन बाहर आती है, लिम्फ वेसल्स अंदर जाती हैं, लिम्फ नोड्स बाहर आती हैं। मतलब किडनी के अंदर जाने और आने के रास्ते को हमने क्या नाम दे दिया? हाइलम बोलते हैं। ठीक है, किडनी के अंदर किसी चीज के जाने का रास्ता और आने के रास्ते को हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। क्लियर? अब यहां से हाइलम के थ्रू ब्लड अंदर चला गया, अंदर जाता है तो यहाँ ये देखा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है, इसके अंदर छोटे छोटे पिरामिड्स बने हुए हैं। ये पिरामिड्स है, अगर मैं ऐसे बना दूं इसको तो ये पिरामिड ही हो गया ना, ये पिरामिड हो गया है ना। तो ऐसे ऐसे 15-16 पिरामिड, इन पिरामिड को मेडुला भी बोलते हैं। मेडुला बोलो या पिरामिड्स बोलो। तो ये 15-16 पिरामिड्स इस तरीके से बने हुए हैं किडनी के अंदर। एक किडनी के अंदर 15-16 है, ठीक है। और किडनी के ऊपर की जो लेयर है, किडनी के ऊपर के हिस्से को हम क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स बोलते हैं। कोर्टेक्स जब भी कभी भी किसी भी ऑर्गन्स के ऊपरी लेयर को हम कोर्टेक्स बोलते हैं, अंदरूनी भाग को मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भी ऑर्गन्स के ऊपरी भाग को हम कोर्टेक्स बोलते हैं, अंदरूनी भाग को मेडुला बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था एड्रिनल ग्लैंड के अंदर कि एड्रिनल कोर्टेक्स से 3 हार्मोन बनते हैं, यानी कि एड्रिनल के ऊपरी भाग से 3 हार्मोन बनते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के अंदरूनी भाग से यानी कि मेडुला वाले भाग से 2 हार्मोन बनते हैं, है ना। तो ऐसे ही किडनी के ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स ऑफ किडनी बोलते हैं। अंदरूनी भाग को क्या बोलेंगे? मेडुला या पिरामिड्स बोलेंगे। ठीक है, अब ये पिरामिड है 1516 है इसके अंदर। एक पिरामिड में, इस एक पिरामिड में लगभग 70 से 80 हजार नेफ्रॉन होते हैं। जो एक ये स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर एक पिरामिड में लगभग 70 से 80 हजार नेफ्रॉन काम करते हैं। और 1516 है तो मल्टीप्लाई बाय 1516, 70 से 80 हजार है, मल्टीप्लाई बाय 1516 तो लगभग एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन काम करते हैं। ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये ऐसे 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर है और दूसरी किडनी के अंदर 10 लाख हो गए, तो यानी कि 20 लाख नेफ्रॉन मिलकर हमारे यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि 20 लाख नेफ्रॉन मिलकर हमारे किडनी से हमारे यूरिन को बनाने का काम करते हैं। यहां पर आप ये देख रहे हैं कलेक्टिंग ट्यूब मैंने बनाई है। ये कलेक्टिंग ट्यूब है जिसमें यूरिन इकट्ठा हो रहा है, बूंद बूंद कर इकट्ठा हो रहा है। ये कलेक्टिंग ट्यूब है। एक नेफ्रॉन यहाँ जुड़ा होगा, 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 एक नेफ्रॉन यहाँ है। ऐसे करके कलेक्टिंग ट्यूब के साथ बहुत सारे लाखों, 10 लाख नेफ्रॉन हमारी राइट किडनी, 10 लाख नेफ्रॉन हमारी लेफ्ट किडनी, दोनों नेफ्रॉन मतलब 10 लाख मिलकर कलेक्टिंग ट्यूब के द्वारा यूरिन को बूंद बूंद कर इकट्ठा करते हैं। ठीक है, उस यूरिन को इकट्ठा कर इस मेडुला के अंदर, जैसे एक पाइप इधर से है, 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 और ये पाइपलाइन इधर जुड़ जाती है, इनके साथ जुड़ जाती है। ऐसे कर ये पाइपलाइन इनके साथ जुड़ जाती है। तो ये बड़ा पाइप बन गया ना, ये बड़ा पाइप बन गया है ना। ये बड़ा पाइप बन जाता है और ये बड़ा पाइप का मुंह जो है कहां खुलता है? कहां खुलता है? अपेक्स ऑफ मेडुला। अपेक्स ऑफ मेडुला, अपेक्स मैंने बोला था, हमने लंग्स के चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे टॉप वाला भाग, यानी कि यूरिन को इकट्ठा कर अपेक्स इकट्ठा करता है। पिरामिड का अपेक्स यानी कि ऊपरी भाग इकट्ठा करता है। जैसे ये पिरामिड है ना, तो पिरामिड का अपेक्स कौन सा होगा? ये वाला भाग है ना। तो ये वाले भाग में इकट्ठा होता है यूरिन, और पेपिला के होते हुए, पेपिला एक रास्ता है, जैसे इसके ये आपका पिरामिड इस तरीके से हो गया है ना, और इसके बाद एक पाइपलाइन बिछी हुई है। तो ये जो कनेक्शन है, बीच का हिस्सा है, तो उसको बोलते हैं पेपिला। तो इस पेपिला को क्रॉस करते हुए लेजर कैलिक्स में जाता है यूरिन। कलेक्टिंग ट्यूब में इकट्ठा होगा, कलेक्टिंग ट्यूब को इकट्ठा करके अपेक्स ऑफ मेडुला पिरामिड में जाता है, पिरामिड से पेपिला में जाता है, पेपिला से क्रॉस होते हुए लेजर कैलिक्स में जाता है। लेजर कैलिक्स का मतलब ये इस वाले हिस्से की बात हो रही है। यहाँ पर लेजर कैलिक्स है, एक छोटा सा एक पाइपलाइन है,
उसको एक नाम दे दिया लेजर कैलिक्स, फिर बड़े को बोलते हैं ग्रेटर कैलिक्स, और ग्रेटर कैलिक्स से होते हुए यूरेटर में जाता है। यूरेटर क्या है? ये वाला हिस्सा, ये वाला जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी यूरिन का पाइप, यूरिन का पाइप होता है यूरेटर। इसमें कई बार पथरी अटक जाती है तो बहुत जबरदस्त पेन होगा। कहते हैं यूरिन, अब वो पथरी निकल रही है हमारी यूरेटर में, इकट्ठी हो गई है, कहीं अटक गई है तो यहाँ पेन होगा, तो इसको बोलते हैं यूरेटर। तो यहाँ से भी यूरिन इकट्ठा हो रहा है, यहाँ से भी यूरिन इकट्ठा हो रहा है, और इकट्ठा होकर ये यूरिनरी ब्लैडर को भरता है। यूरिनरी ब्लैडर में धीरे धीरे करके एक एक बूंद कर ये यूरिनरी ब्लैडर को भरते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है तो इस भरने पर एक मैसेज, क्योंकि ये डबल लेयर है, तो एक लेयर जैसे ही भर जाती है दूसरी लेयर से टच होती है तो यहाँ एक सेंसेशन होता है, एक सेंसर बजता है और ब्रेन को चला जाता है कि इस हमारा यूरिनरी ब्लैडर भर गया है, अब हमें पास आउट करना चाहिए। तो यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है, उसका मैसेज ब्रेन को जाता है, ब्रेन हमें बोलता है कि अब यूरिन ब्लैडर को खाली कर दो, ठीक, और हम जाकर उस यूरिन को जो भी इकट्ठा होता है उस यूरिन को पास आउट कर देते हैं। तो ये तो होगी यूरिन की फॉर्मेशन की। लेकिन नेफ्रॉन कैसे काम करेगा, नेफ्रॉन कैसे इसे फिल्टर करेगा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मैंने लिखा अफरेंट आर्टरी। ये नेफ्रॉन कहां होगा, ये मैं यहां की बात कर रहा हूं। ये अंदर जा रहा है, अंदर से और अंदर जा रहा है, अंदर से भी पिरामिड में जा रहा है, पिरामिड से भी एक नेफ्रॉन में जा रहा है, जबकि एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है। वो 10 लाख नेफ्रॉन कैसे काम करते हैं, ये अफरेंट आर्टरी यानी कि आने वाली आर्टरी इसको बोलते हैं, यहां से ब्लड अंदर जाता है। और ये जो हमारा है इसे बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। ये वोमेन कैप्सूल, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, आधा कैप्सूल है, इसके ऊपर जोड़ दूंगा तो पूरा कैप्सूल हो जाता है ना, ऐसे करके आधा, ये एक कैप्सूल हो गया ना इस तरीके से, और इसको मैं आगे ऐसे भी जोड़ दूं तो पूरा कैप्सूल हो गया, ये कैप्सूल की शेप बन गई ना, तो इसको बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। वोमेन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस एरिया के बारे में खोजा कि यहां पर यूरिन एक्चुअल में फिल्टर होता है। ये है छन्नी, ये है छन्नी, या छन्नी क्या करके ना कि हम कोई चीज डाल रहे हैं ऊपर से नीचे से निकल गई, तो एक्चुअल में इस छन्नी को ही क्या बोलते हैं, वोमेन कैप्सूल। वोमेन एक साइंटिस्ट है, तो उनके नाम पर इस कैप्सूल का नाम क्या रख दिया, इस कप का नाम क्या रख दिया, वोमेन कैप्सूल। ठीक है, तो ये वोमेन कैप्सूल में बताया कि जो यूरिन का फिल्टर हो रहा है वो इस जगह पर हो रहा है। इसमें से चीजें आती हैं, यहाँ पर टकराती हैं, और कुछ चीजें वेस्ट जो है वो नीचे निकल जाता है, और ऊपर हमारा जो है वो शुद्ध ब्लड रहता है, जो प्योर ब्लड है वो ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, गंदगी कहाँ चली गई, नीचे चली गई, गंदगी कहाँ चली गई, नीचे चली गई, और प्योर ब्लड क्या है, ऊपर चला गया, जो साफ हो गया, जो चीज जिसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं, यहां से ये वापस चला जाता है, इसको बोलते हैं अफरेंट आर्टरी। अफरेंट आर्टरी, इसको अफरेंट वेन भी बोल सकते हैं, इसको वेन भी बोल सकते हैं, वेन बोलना कोई गलत नहीं है। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि हमने इसको आर्टरी बोला, बाहर निकलती है वेन हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर ये क्या है, रेनल वेन। रेनल वेन जो किडनी से बाहर की तरफ आ रही है, किडनी से बाहर की तरफ आ रही है, वो क्या आएगी, रेनल वेन जाएगी। और ये कहां जुड़ जाती है, आप में से कोई बताए, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि रेनल वेन आगे जाकर कहां जुड़ जाएगी, इंफीरियर वेना कावा में जुड़ जाती है, क्योंकि ये ब्लड फिर कहां जाएगा, हार्ट के पास जाएगा। तो ये रेनल वेन यहां से निकलकर कहां जा रही होगी, इन्फीरियर वेना कावा में मिलने जा रही होगी। इंफीरियर वेना कावा के साथ जुड़ जाती है, और यही इंफीरियर वेना कावा का ब्लड फिर हार्ट में जाता है, क्योंकि अब इसमें से ऑक्सीजन का यूज हो गया। किसने करा, सेल ने करा। बताया था ना कि ऑक्सीजन का यूज कौन करता है, सेल करती है। तो ये भी तो एक नेफ्रॉन, एक क्या है, नेफ्रॉन इज द बेसिक सेल ऑफ किडनी, तो ये भी सेल ही है ना। तो इस मैंने कहा सेल की शेप बदलती रहती है, तो इसकी शेप ऐसी है, नेफ्रॉन की सेल ऐसी है। तो नेफ्रॉन एक सेल है, किडनी की सबसे छोटी सेल है ना, एक सबसे छोटी सेल है, और इसका काम है कि इस ब्लड को फिल्टर करना है, इस ब्लड को फिल्टर करना है, इस ब्लड का इस्तेमाल करना है, ब्लड को फिल्टर कर कर इसमें से टॉक्सिन्स को नीचे निकाल देना है। यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनाइन है, पानी है, जो कुछ भी है वो नीचे भेज देगा इसको, और यूरिन को फिल्टर करके बाहर निकाल देगा। तो इसको इफरेंट आर्टरी इसलिए बोला क्योंकि ये बाहर निकलने वाली है, बाहर निकलने वाली है ना। तो इसको इफरेंट आर्टरी बोला, या हम इसको वेन भी बोल सकते थे, रिनल वेन, जो कि हमने यहाँ पर बोल दिया है ना, रिनल वेन है। और ये रिनल वेन इंफीरियर वेना कावा में चली जाएगी, फिर इंफीरियर वेना कावा हार्ट में जाएगी, हार्ट उसे लंग्स में भेजेगा, लंग्स उसे फिर प्योर करके एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा।
कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, ऑक्सीजन उसके अंदर डाल दी जाएगी, फिर ये किडनी के पास आएगी, किडनी इस ब्लड को फिल्टर करेगा। यानी कि ब्लड दो जगहों पर फिल्टर होता है, पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस के रूप में आपके लंग्स में, दूसरा एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स यानी कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटनाइन है, बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन है, जो भी टॉक्सिन्स उसके अंदर तत्वों के रूप में है, कैल्शियम है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, जो कुछ भी है जो ब्लड के अंदर मिक्स है, उसको बाहर निकालने का काम हमारी किडनी करती है। किडनी उसको धीरे धीरे इस तरीके से फिल्टर करती रहती है कि हमारा यूरिन भी बनता रहता है और टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये इसको फिल्टर करेगी, कहाँ से करेगी? वोमेन कैप्सूल से फिल्टर करेगी। वोमेन कैप्सूल से नीचे वाली चीजें आ जाएंगी जो टॉक्सिन्स होंगी और बाकी का ब्लड ऊपर चला जाएगा। गलती से अगर कोई चीज ऐसी नीचे आ गई जो बॉडी को चाहिए, गलती से नीचे चली गई, छन्नी में छन गई, तो ऐसे नहीं कि वो हमारे लिए खराब भी हो गई, बॉडी यहाँ से इसको रीएब्जॉर्ब भी कर लेती है। जो इसके आसपास का एरिया होगा इसे रीएब्जॉर्ब भी कर लेगा। अगर उसे लगता है कि यार कैल्शियम ज्यादा चला गया नीचे, हमारे को जरूरत थी, ग्लूकोज ज्यादा चली गई, हमें जरूरत थी, तो ये इसको रीएब्जॉर्ब भी कर लेगा। यानी नेफ्रॉन के चारों तरफ रीएब्जॉर्बेशन भी चलता रहता है, रीएब्जॉर्प्शन भी चलता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट GFR आपने कभी सुना होगा। जब किडनी का जो पेशेंट होता है उसका GFR चेक कराया जाता है, किसका GFR कितना है। GFR एक रेट है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ये रेट ये बताती है कि किडनी की फिल्ट्रेशन ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, किडनी की फिल्ट्रेशन कैसे चल रही है। तो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, क्योंकि हमारा फिल्ट्रेशन अच्छी है। जितनी कम होती चली जाएगी हमारे लिए वैल्यू खराब होती चली जाएगी। तो यानी कि इसकी फिल्ट्रेशन रेट हमें ये बताता है कि टॉक्सिन्स प्रॉपर तरीके से निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। तो इसको GFR बोलते हैं। GFR टेस्ट कराते हैं जब हम किडनी के पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं इसको। और यहाँ से टॉक्सिन नीचे आएंगे, नेफ्रॉन है ये, नेफ्रॉन से धीरे धीरे नीचे आते हैं। ये एक लूप बनता है, इस लूप का फंक्शन मैं कल बताऊंगा। इस लूप का नाम हमने रखा लूप ऑफ हेनले। एक और साइंटिस्ट निकले यहाँ पर, उन्होंने इस पाइपलाइन का नाम बताया और उस पाइपलाइन का नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया लूप ऑफ हेनले। ये लूप है ना, लूप है ना, यू शेप का है तो इसे लूप बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। फिर यहाँ से ब्लड जाता है, आगे की तरफ बढ़ता है और इस कलेक्टिंग ट्यूब में इकट्ठा हो जाता है यूरिन इकट्ठा हो जाता है। और बहुत सारी ऐसे कलेक्टिंग ट्यूब कितनी होंगी? 10 लाख नेफ्रॉन है, तो उनसे कनेक्टेड हमारी जितनी भी ट्यूब होंगी वहां पर यूरिन इकट्ठा होगा और धीरे धीरे कर इस तरीके से बाहर आ जाता है। ठीक।